वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी की सतह एक जटिल क्षेत्र है जिसमें पर्यावरण के 3 मुख्य घटक हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ये तीनों घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित कर परस्पर क्रिया करते हैं और एक संकीर्ण क्षेत्र बनाते हैं जिसे बायोस्फीयर या जैवमंडल कहा जाता है। जो जीवन को बनाए रखता है। भूमि और जल के साथ वायु इस जैवमंडल का एक मुख्य घटक है जो वायुमंडलीय गतिविधियों को विनियमित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इस अध्ययन में हम मुख्य रूप से वातावरण और उसके प्रमुख घटकों पर चर्चा करेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय परत है जिसमें गैस, जलवाष्प, धूल के कण का मिश्रण होता है। उल्लेखनीय रूप से वायुमंडल में कुल द्रव्यमान का 99.99% भाग पृथ्वी की सतह में 32 किलोमीटर की सीमा के भीतर केंद्रित होता है। वायुमंडल का संगठन की बात करें तो वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसें शामिल हैं। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है और ऑक्सीजन मनुष्यों और अन्य जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए अपरिहार्य है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य हो जाती है। विचारणीय बिंदु है कि उद्योग उत्सर्जन और कार के धुएं जैसे स्रोत से धुआं से बढ़ा हुआ CO2 स्तर ऊष्मा अवशोषण को तीव्र करके ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक शीतलन का कारण बनता है। इससे ध्रुवीय बर्फ पिघलती है, समुद्र का स्तर बढ़ता है, तटीय बाढ़ आती है। इस तरह की कठोर जलवायु परिवर्तन के समय के साथ कुछ जीव जंतु की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है जो आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। यह एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करती है। हाल के दशकों में मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक निस्यंदक की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। वायुमंडल के छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की लालिमा, राख, पराग कण, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। फिर भी वायुमंडलीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कण का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में शुष्क वायु कारण होता है जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। वायुमंडल की परतें पृथ्वी का वायुमंडल अलग अलग परतों में विभाजित है। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। क्षोभमंडल वायु का सबसे नीचे का संस्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर एवं विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक क्योंकि तेज प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर
में धूल कण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता जाता है। जैविक क्रियाओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ तापमान की कमी होने लगती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयनमंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसीलिए इन्हें आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट जाती हैं। यहाँ ऊंचाई पर बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। बहिर्मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। वायुमंडल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं में मौसम और जलवायु। मौसम वायुमंडल की दैनिक स्थिति है जो हमारे दैनिक जीवन और गतिविधियों को प्रभावित करती है। मौसम में नाटकीय रूप से परिवर्तन होता है। इसमें तापमान, वायु दाब, आर्द्रता जैसे कारक सम्मिलित होते हैं। दूसरी ओर जलवायु किसी स्थान की दीर्घकालिक औसत मौसम प्रतिरूप का प्रतिनिधित्व करती है। मौसम और जलवायु से संबंधित अध्ययन हमें योजना बनाने और बदलती पारिस्थितिकी के अनुरूप ढलने में मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं जब वायु उष्ण होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी या शीत वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ऊष्म या गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में शीत वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तापमान वायु में ताप या शीतलता की मात्रा को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं तापमान मापने के लिए मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडरसन सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने का जल 0 डिग्री पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह दिन और रात नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार ही बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है। सूर्य ताप पृथ्वी पर सूर्य की आपतित किरणों की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक घटते हुए तापमान वितरण से प्रभावित करती है। इमारतों और सड़कों पर ताप अवशोषण के कारण गांवों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है। वायु दाब। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसकी आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में ऐसा लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह
निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ता होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश निर्मित होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसमें विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। हल्की वायुओं से लेकर तेज झोंकों तक, जो पेड़ों को उखाड़ने जैसी समस्याएं पैदा करने में सक्षम है। पवन को मुख्य 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें। स्थायी पवनें हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थलीय समीर और समुद्र समीर। महासागर के ऊपर वायु की तीव्र गति से चक्रवात नामक तूफान का विकास होता है, जो तापीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनता है। आर्द्रता, नमी का तात्पर्य वायु में जलवाष्प से है और आर्द्रता इसकी उपस्थिति का माप है। जलवाष्प वायुमंडल में एक परिवर्तनशील गैस है, जिसकी सांद्रता उष्ण और नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जहां यह मात्रा के हिसाब से वायु का लगभग 4% हो सकती है। इसके विपरीत मरुस्थलीय और ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे शुष्क एवं ठंडे क्षेत्रों में जलवाष्प वायु के 1% से भी कम हो सकता है। जलवाष्प तापमान विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वायु स्थिरता में योगदान देता है। गर्म वायु अधिक नमी धारण कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च आर्द्रता होती है। उच्च आर्द्रता के स्तर के कारण कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं और पसीने का वाष्पीकरण कम होने के कारण असुविधाएं होती हैं। ऊपर उठती जलवाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों में संघनित हो जाता है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। वर्षण, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। वर्षा तब होती है जब बूंदे वायु में रहने के लिए बहुत भारी हो जाती हैं। वर्षा वायु जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण, जो पृथ्वी की सतह पर ताज़ा जल प्रदान करती हैं। अपर्याप्त वर्षा से पानी की कमी और सूखा पड़ता है, जबकि अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है। बारिश के अलावा वर्षण के अन्य रूप बर्फ, ओलावृष्टि और ओले हैं। वायुमंडल पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, वनों की कटाई, औद्योगिक उत्सर्जन जैसी मानवीय गतिविधियां स्थलमंडल, जलमंडल के साथ वायुमंडल पर भी प्रभाव डालती हैं। मानवीय कार्यों से प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता में वृद्धि वातावरण में ऊष्णन को रोककर वैश्विक शीतलन, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जिससे मौसम और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं। अंततः उत्तरदायी संसाधन प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों द्वारा पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। पृथ्वी के घटकों की रक्षा करने से ग्रह पर निरंतर स्वास्थ्य और स्थिरता सुनिश्चित होगी। निष्कर्ष रूप में कहें तो पृथ्वी का सामंजस्य उसकी भूमि, जल, वायु के संतुलन पर निर्भर करता है। मनुष्यों को हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सतत वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी विकल्प चुनकर पृथ्वी की देखभाल करने की आवश्यकता है। पृथ्वी का वायुमंडल इसका एक जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मौसम तथा जलवायु से प्रभावित करता है। स्पष्ट है, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु प्रबंधन के लिए वायुमंडल की परतों, संरचना, अंतर क्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण शब्दावली: अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष यात्रा में वायुमंडल की भूमिका,
सहित बाह्य अंतरिक्ष का अध्ययन और अन्वेषण। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। पवन प्रणाली वायुमंडल में तापमान के अंतर से प्रेरित वायु की गति। सौर विकिरण और ऊष्मा संतुलन तथा तापमान। पृथ्वी अपने ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस परिवर्तित कर देती है। परिणामस्वरूप पृथ्वी ना तो अधिक समय के लिए गर्म होती है, ना ही अधिक ठंडी। अंततः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ऊष्मा की मात्रा समान नहीं होती। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल में दाब की भिन्नता होती है। इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान होता है। सौर विकिरण पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य ताप कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। पृथ्वी भू-आभ जियोइड है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप में वायुमंडल की ऊपरी परत पर 1.994 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। सौर विकिरण का वितरण वायुमंडल के ऊपरी परत पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी के अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूरी होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर एपेहिलियन कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर पेरिहिलियन कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप इंसोलेशन 3 जनवरी से 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्यताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल और समुद्र का वितरण और वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के समतल कक्षों से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह कोण विभिन्न अंशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करता है। सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नति कोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों पर किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। अतएव सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। किरणों के अधिक क्षेत्रों पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है और प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। अंततः अधिक अन्वेषण, प्रकीर्णन, विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। क्या आप जानते हैं सूर्य ताप परिवर्तनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक में पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य की किरणों का झुकाव कोण, दिन की लंबाई, वातावरण की पारदर्शिता और भूमि का विन्यास जैसे कारक हैं। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन और तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय और अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा
वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संभव होता है। सूर्यताप का पृथ्वी की सतह पर स्थापित वितरण। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन कम पाया जाता है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य और उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। वायुमंडल का तापन और शीतलन विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसमें शामिल है चालन, प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परत में दीर्घ परतों के रूप में ताप का संचलन होता है, जिससे पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क आने से वाली वायुमंडल की ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को चालन या कंडेंसन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता है अथवा उससे संपर्क टूट नहीं जाता है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन कंडक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवहन। पृथ्वी के संपर्क में वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायु में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। संवहन आधारित ऊर्जा स्थानांतरण क्षोभमंडल तक ही सीमित रहता है। अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचलन के माध्यम से होने वाले ताप के स्थानांतरण को अभिवहन कहते हैं। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अंचलों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं मुख्यतः अभिवहन के कारण होती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः ऊपरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। पार्थिव विकिरण। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। विकिरण के रूप में पृथ्वी की भूमिका। दीर्घ तरंग विकिरण। वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यताप से। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी ऊष्मा न तो संचय करती है, न ही ह्रास करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यताप के रूप में प्राप्त ऊष्मा और पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचालित ताप बराबर हो। अवशोषण प्रतिरूप। कुल प्राप्त सूर्यताप। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यताप 100 इकाई है। वायुमंडल में गुजरते हुए ऊष्मा का कुछ अंश परिवर्तित, प्रकीर्णित, अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी का एल्बिडो प्राप्त सूर्यताप की 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। 27 इकाई बादलों के ऊपरी छोर से 2 इकाई पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित होकर लौट जाती है। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। पार्थिव विकिरण प्रतिरूप शेष 65 इकाई में 14 वायुमंडल से और 51 पृथ्वी के धरातल
द्वारा अवशोषित होती है। इसके द्वारा अवशोषित इक्यावन इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इसमें से 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, 34 इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है, 6 इकाई स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाई संवहन के जरिए और 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल का द्वारा 48 इकाई का अवशोषण होता है। इसमें 14 इकाई सूर्यताप की और 34 इकाई पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अंततः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल में अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाई क्रमशः 17 और 48 है, जिसका योग 65 है। परावर्तित होने वाली इकाई उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन है। ऊष्मा के अवशोषण और विकिरण में यह संतुलन ही पृथ्वी के तापमान में स्थिरता सुनिश्चित करता है, जिसमें ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी ना तो बहुत गर्म होती है ना ही ठंडी होती है। पृथ्वी सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अवशेष पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। इसे मुख्य रूप से क्षेत्र का अक्षांश प्रभावित करता है। अनुदैर्ध्य वितरण, जैसा कि पृथ्वी और उसके वायुमंडलीय तंत्र में शुद्ध विकिरण संतुलन में एक विशिष्ट प्रतिरूप निर्मित होता है। यह प्रतिरूप विशेष रूप से दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास इसमें कमी पाई जाती है। इसके विपरीत उष्णकटिबंध क्षेत्रों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरित होती है। प्राकृतिक ऊष्मा का पुनर्वितरण, पृथ्वी के प्राकृतिक ऊष्मा पुनर्वितरण तंत्र के फलस्वरूप इस असंतुलन के कारण तापमान में अत्यधिक परिवर्तन नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा का ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है। यह सुनिश्चित करता है कि उष्णकटिबंधीय ऊष्मा संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो और ना ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए हों। तापमान और ऊष्मा आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित लेकिन अलग अलग अवधारणाएं हैं जो हमारे वायुमंडल और भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप के अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित है। विशेष रूप से ऊष्मा यह किसी पदार्थ कणों के अणु की गति को दर्शाता है। तापमान यह किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ऊष्मा को या ठंडा होने का डिग्री में ताप है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक में अक्षांश, ऊंचाई या उत्तुंगता, समुद्र से दूरी, वायु द्रव्यमान और महासागरीय धाराएं। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक में किसी भी स्थान पर तापमान केवल एक यादृच्छिक संख्या मात्र नहीं है। यह भौगोलिक वायुमंडलीय तत्वों के संयोजन से प्रभावित होता है। यहाँ तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दिया गया है। अक्षांश किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यताप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्यताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। उत्तुंगता, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि वायुमंडल नीचे की परतों से पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है और
उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान में घटने की दर को सामान्य ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। समुद्र से दूरी किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थान क्षेत्रों पर समुद्र और स्थल समीर सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान समान रहता है। वायु संगति तथा महासागरीय धाराएं स्थल और समुद्री समीर की तरह वायु संहति की तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों से प्रभावित होने स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तापमान का वैश्विक वितरण विश्व भर में तापमान का वितरण एक समान नहीं है। यह विभिन्न कारकों से प्रभावित एक गत्यात्मक प्रतिरूप का निर्माण करता है जो कि मौसम के साथ परिवर्तनशील है। समताप रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती हैं। ये हमें तापमान वितरण का एक दृश्य चित्रण प्रदान करती हैं। मानचित्र में अक्सर तापमान भिन्नता को दर्शाने के लिए समताप रेखाओं का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से जनवरी और जुलाई जैसे विशिष्ट महीनों के लिए अक्षांश का प्रभाव आमतौर पर समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश की समानांतर होती हैं। इसका अर्थ यह है कि समान अक्षांश वाले स्थानों पर अक्सर समान तापमान होता है। हालांकि विशाल भूभाग के कारण उत्तरी गोलार्ध में विशेष रूप से जनवरी में अपवाद भी है। स्थल तथा महासागरीय गत्यात्मकता उत्तरी गोलार्ध में विशाल भूभाग तापमान विचरण का प्रमुख कारण बनता है। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम जैसे गर्म समुद्री धाराएं उत्तरी अटलांटिक में समतापीय रेखाओं के ऊपर की ओर विचलित होती हैं, लेकिन महाद्वीपों पर तापमान तेजी से गिरता है, जिससे तापमान रेखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, जैसा कि यूरोप और साइबेरिया में देखा जा सकता है। तापमान सीमा जनवरी में मध्य मासिक तापक्रम विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्णकटिबंधीय में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तथा यूरेशिया के आंतरिक भागों में -18 से -48 डिग्री तक दर्ज होता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान महासागरों पर स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है, जहां भिन्नता कम तीव्र होती है, अर्थात अधिक क्रमिक तापमान परिवर्तन देखने को मिलता है। 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश के समानांतर पाई जाती हैं। जुलाई में तापमान समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर चलती हैं, जबकि एशिया में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। तापमान की चरम सीमा कुछ क्षेत्रों में जनवरी जुलाई के बीच तापमान में अंतर अर्थात तापांतर बहुत अधिक हो जाता है। उत्तर पूर्वी यूरेशिया में 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापांतर अनुभव किया जाता है। इसके पीछे का मुख्य कारण इसकी महाद्वीपीय प्रकृति माना जाता है। हालांकि 20 डिग्री दक्षिणी और 15 डिग्री उत्तर के बीच के क्षेत्र में केवल 3 डिग्री तापांतर पाया जाता है, जो तापांतर की न्यूनतम सीमा है। तापमान का व्युत्क्रम सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर में, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, परंतु कई बार स्थिति बदल जाती है। सामान्य ताप
हास दर उलट जाती है, जिसे तापमान व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम बहुत थोड़े समय के लिए होता है, यह अत्यंत सामान्य घटना है। शीत ऋतु की मेघ विहीन लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन से प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरण कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की वायु को अत्यधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रम होना एक सामान्य घटना है। क्या आप जानते हैं कि प्लैंक प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होती है उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी तथा उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी लघु होगी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह निर्दिष्ट ऊष्मा कहलाती है। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण के प्रभाव भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूल कण व्युत्क्रम स्तर के नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं, जिससे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इससे शीत ऋतु में सुबह के समय घने कोहरे की रचना सामान्य घटना है। यह व्युत्क्रम कुछ ही घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह के कारण व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी वायु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है। यह घाटी की तली में गर्म वायु के नीचे एकत्र होती है। इसे वायु अपवाह कहते हैं। यह पाले से पौधे की रक्षा करती है। निष्कर्ष रूप में कहें तो पृथ्वी का तापमान विभिन्न अक्षांशों पर सूर्यताप से लेकर महासागरों और ऊंचाई के प्रभाव जैसे कई कारकों की सामंजस्यपूर्ण अन्योन्य क्रिया का परिणाम है। तापमान व्युत्क्रम जैसी घटनाएं हमारे ग्रह के तापीय प्रक्रियाओं की जटिलता को अधिक रेखांकित करती हैं। इस जटिलताओं को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल हमारे दैनिक मौसम को आकार देती हैं बल्कि दीर्घकालिक जलवायु प्रतिरूपों को भी प्रभावित करती हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली में उपसौर यह किसी ग्रह या अन्य पिंड की कक्षा के उस बिंदु को संदर्भित करता है जिस पर वह सूर्य के सबसे निकट होता है। अपसौर वह बिंदु जिस पर परिक्रमा करने वाला पिंड सूर्य से सबसे दूर होता है। क्षोभमंडल यह पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो सूर्य की सतह के प्रत्यक्ष संपर्क में है। एल्बिडो यह सूर्य के प्रकाश सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को परिवर्तित करने की किसी सतह की क्षमता को दर्शाती है। समताप रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। वायु द्रव्यमान यह आमतौर पर समान तापमान और आर्द्रता वाली वायु का एक बड़ा पिंड है। महासागरीय धाराएं यह जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह है।